हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 9th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, उसके लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं नेक्स्ट 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सभी एंगल, इन सभी एंगल्स का सम इज इक्वल टू के राइट एंगल्स। ये आपको गिवन है कि इन सभी एंगल्स का सम जो होगा वो के राइट एंगल्स के इक्वल होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको बतानी है के की वैल्यू। तो देखिए, अगर हम ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा। एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल डी ई एंड एफ, डी ई एफ ट्राइंगल में भी हम यही काम करेंगे जो हमने ए बी सी ट्राइंगल में करा है। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने सभी एंगल्स का सम किया था, तो हमें भी इन एंगल्स का सम करना है। तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। मैंने इन तीनों एंगल और इन तीनों एंगल मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया। अब दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं। 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब जरा क्वेश्चन को अपने आंसर से कंपेयर करो और देखो, सभी एंगल्स का सम इज इक्वल टू के राइट एंगल्स गिवन था। यहाँ पर क्या आ रहा है, 360 डिग्री। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको के इंटू राइट एंगल की फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में, के इंटू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब आप बताओ 90 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें कि 360 आ जाए। ऑब्वियसली के शुड बी 4। तो यहाँ पर अगर हम 4 रखें तो 4 इंटू 90 करने से कितना आएगा, 360। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है। एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है, 2 की वैल्यू गिवन है, 3 की वैल्यू गिवन है और 4 एंगल की वैल्यू भी गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी पैरेलल प्रूफ करने हैं। मतलब ए बी और सी डी लाइन, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल प्रूफ करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ बातें होती हैं। जैसे अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब मान लो मेरे को 2 लाइन अगर पैरेलल प्रूफ करनी है तो मैं ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा सकता हूँ। अगर ये दोनों एंगल इक्वल शो कर दिए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये है कि 2 लाइंस अगर हैं और मुझे पैरेलल प्रूफ करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनको इक्वल कर दूंगा तो भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो ये 2-3 तरीके हमारे पास होते हैं। एक होता है कोइंटीरियर एंगल, अगर वहाँ पर एंगल का सम 180 आ जाए तो वहाँ पर भी लाइन पैरेलल हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। जैसे एंगल 1 की वैल्यू दी हुई है 55 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 2 प्लस 3 का सम इक्वल अगर आ गया तो हम कह देंगे कि ए बी और एम एन जो है पैरेलल है। देखो इस फिगर को हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। मैं अभी ये बीच वाला पार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एंगल 1 तुम्हें शो कर रहा हूँ और ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, बी एम एन। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बी एम एन और ए बी एम, मतलब एंगल 1 को 2 प्लस 3 के इक्वल अगर मैंने कर दिया तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी लाइन और एम एन लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ऐसा सोचने के बाद मैंने इसको लिख के दिखाना है। देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ऐड कर लेता हूँ। कितना आएगा, 20 प्लस 35 डिग्री, कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, 2 प्लस 3 करने से एंगल कौन सा मिल गया, बी एम एन।
BMN जो एंगल है हमारा वो आ गया कितना, 55 डिग्री आ गया। अब जरा आप एंगल नंबर 1 को देखिए, मतलब एंगल ABM को देखें, कितना दिया हुआ है 55 डिग्री। इन दोनों एंगल को अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। तो यहां से लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, AB और MN हमारी लाइंस दोनों की दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूं कि AB यहां से पैरेलल हो गया किसके, MN के। तो AB और MN यहां से पैरेलल प्रूव हो चुके हैं। सो AB पैरेलल टू MN। मैंने AB को MN के पैरेलल कर दिया। अब एक बात देखो, जो 4 और एंगल 3 है, मतलब इस फिगर में देखना है मुझे, ठीक है, इस फिगर में समझो ऐसा, यहाँ पर CD है और यहाँ पर MN है। इन दोनों एंगल का सम अगर 180 कर दूँ, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, इनका सम 180 हो गया अगर, तो इसका मतलब ये CD और MN भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो हम चेक कर लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इनका सम करके देखते हैं। 3 कितना गिवन है 35 और 4 गिवन है 145। तो 35 डिग्री प्लस 145 डिग्री करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स CD पैरेलल टू MN हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं CD पैरेलल टू MN। नाउ कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, AB पैरेलल टू MN ऑल्सो CD पैरेलल टू MN। अगर मैं बोलूं AB भी MN के पैरेलल है और CD भी MN के ही पैरेलल है, अगर दोनों चीज़ें MN के पैरेलल है तो इसका मतलब वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो इस बात को समझे, अगर मेरे पास एक लाइन है AB, इसको मैंने दूसरी लाइन यानी कि MN के पैरेलल प्रूफ कर दिया, ठीक है, और मैंने MN को CD के भी पैरेलल प्रूफ कर दिया। AB को MN के और CD को भी MN के। दैट मीन्स ये तीनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे और समझ जाएंगे कि AB भी MN के पैरेलल है और CD भी MN के पैरेलल है। दैट मीन्स आपस में दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। रे OS स्टैंड ऑन द लाइन POQ। एक लाइन है POQ, रे OS स्टैंड करती है इसके ऊपर, और आगे लिखा है कि जो OR और OT हैं, ये दोनों ही OR और OT एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं POS एंगल के और QOS एंगल के। क्या मतलब है इस बात का, POS एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है OR, मतलब दोनों तरफ हाफ हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया OR ने, ठीक है। ऐसे ही जो QOS एंगल है, QOS आप देख सकते हैं QOS एंगल, इसको अगर OT ने बाइसेक्ट कर दिया तो मतलब ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। सिंपल सी बात है कि आप इसको अगर लिखना चाहो SOT, ये जो पार्ट है SOT, ये SOT हाफ कहलाएगा किसका, QOS का। QOS का हाफ पार्ट कहलाएगा ये वाला पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये POS एंगल पूरा है, इसको हम बीच में से बाइसेक्ट कर देंगे तो दैट मीन्स जो SOR ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हाफ कहलाएगा किसका, हाफ, POS का हाफ हो जाएगा। जैसे कि अगर ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, बाई चांस हमें नहीं पता भी कितना है, फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है, तो जब इसको हाफ करोगे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो SOR ये जो पार्ट है जिस पे मैंने टिक लगाया, ये वाला पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या है इसका कि ये वाला पार्ट हाफ हो गया किसके, POS के। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। POS इज इक्वल टू एक्स गिवन है। कितना गिवन है? x। POS ये हमें गिवन है x। तो अगर मैं बात करूं POS x गिवन है हमें, तो बताइए इधर वाला पार्ट कितना होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर POS एंगल x है तो इधर वाला पार्ट कितना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि पूरा एंगल लीनियर पेयर बना रहा है। यहाँ पर एक तरफ का अगर x है तो दूसरी तरफ का होगा 180 माइनस x। ये बहुत ही सिंपल बात है, जनरल बात जो आपको पता होनी चाहिए। POQ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एक साइड का अगर एंगल आपको पता है तो दूसरा निकलता है 180 माइनस x करके। समझ आ गया? तो देखिए बताइए मुझे यहाँ पर QOS एंगल कितना होगा। हम लिख सकते हैं QOS होगा 180 माइनस x। कैसे किया हमने? लीनियर पेयर की हेल्प से। या आप करके दिखाना चाहो तो आप करके दिखा सकते हो, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 180। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए कि अगर एक तरफ का एंगल आपको पता है x तो दूसरी तरफ का होगा 180 माइनस x। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर इसको हम बीच में से बाइसेक्ट कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है OR बाइसेक्टर है किसका? POS का। तो बताइए कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मैंने अभी क्या कहा था कि ये वाला एंगल हाफ है POS के, तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? इधर का अगर एंगल x था तो इसको बीच में से काट दोगे तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ROS जो एंगल है वो हाफ हो गया किसके? POS के। रीज़न क्या आएगा ब्रैकेट में? OR इज दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। हमने रीज़न दे दिया कि OR जो है एंगल बाइसेक्टर है POS का, तो इस वजह से ये हाफ ऑफ POS हो गया। POS की वैल्यू क्वेश्चन में x दी थी तो हाफ ऑफ x हो गया। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया हाफ ऑफ x। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x/2, तो यहाँ पर x/2 लिख लेते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, जब मुझे QOS की वैल्यू पता चल गई थी लीनियर पेयर से, इधर की वैल्यू, अगर इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे मतलब हाफ कर देंगे, तो बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस x का हाफ हो जाएगा। देखो पूरा एंगल QOS था 180 माइनस x, आपने कर दिया इसको बाइसेक्ट, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ जो SOT एंगल है वो हाफ हो जाएगा किसके? QOS के। रीज़न क्या आएगा? जैसा ऊपर लिखा ऐसा यहाँ पर भी, OT इज़ दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOS। ठीक है ना? QOS का बाइसेक्टर है ये, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं 1/2। ये देखो वैल्यू कितनी है इसकी? 180 माइनस x। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 180 का हाफ 90 डिग्री और x का हाफ x/2। क्वेश्चन लगभग ख़त्म होने वाला है हमारा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हम हाफ कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाफ भी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एंगल बाइसेक्टर है ये, OR और OT एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों आने के बाद क्वेश्चन में आपको बताना है ROT। ध्यान से देखो ROT, इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS, और ये वाला एंगल क्या है? SOT। ROS प्लस एंगल SOT, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। एक एंगल है x/2 और दूसरा है 180 माइनस x/2। प्लस दूसरा है 90 माइनस x/2। तो जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो मेरे ROT एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस वीडियो के बाद अपने आप से भी करके ज़रूर देखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का ही है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। If a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the lines are parallel.
इसमें कोई फिगर गिवन भी नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक पे देखेंगे तो इसमें फिगर आपको दिखेगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल में आपको सॉल्यूशन में फिगर ड्रॉ करी हुई है उन्होंने, लेकिन आपको एग्जाम में फिगर नहीं भी मिलेगी तो आपको खुद करनी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं इसको समझाता हूँ। कह रहे हैं ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, दो लाइन्स हैं, इसको ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन मान लेते हैं ए बी और सी डी। ट्रांसवर्सल जो है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इनके जो बाइसेक्टर है ना, ये जो बाइसेक्टर है ना, इनके बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इक्वली डिवाइड कर दे, हाफ कर दे, मतलब एंगल को इक्वली डिवाइड कर दे दोनों तरफ। ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल कर दे, ये बाइसेक्टर है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बाइसेक्टर्स हैं दोनों एंगल के। ठीक है ना, तो बाइसेक्टर ऑफ दी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ये दिया हुआ है यहाँ पर, मैं नाम लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, नाम दे देते हैं। ठीक है, आई जे, मैंने नाम दे दिए इनको। चलो अब देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो बाइसेक्टर हैं, जैसे यहाँ पर हो गया एफ आई इज़ द बाइसेक्टर, जी जे इज़ द बाइसेक्टर, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है, आर पैरेलल। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है द लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइन, ए बी और सी डी। क्वेश्चन में देखो बोला था ना इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, तो लाइन कौन सी है यहाँ पर, ए बी एंड सी डी। आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या होता है। देखिए लाइन को जब आपको पैरेलल प्रूफ करना होता है तो या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। अगर आपने शो कर दिया कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी माना जाएगा। अगर आप इसकी जगह ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल दिखा दें तो भी लाइन पैरेलल मानी जाएगी। अगर आप ये वाले दो एंगल इक्वल दिखा दें तो भी लाइन पैरेलल मानी जाएगी। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं इससे हम लाइन पैरेलल शो कर सकते हैं। देखिए लाइन अगर पैरेलल होती है तब तो हम सब कुछ लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, इक्वल सब लिख सकते हैं। लेकिन जब लाइन पैरेलल करनी होती है ना, जैसे यहाँ पर मुझे ए बी और सी डी को पैरेलल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई एफ बी ये पूरा एंगल और ये वाला एफ जी डी ये पूरा, मतलब मुझे ये पूरे एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। ये अगर मैंने पूरे एंगल इक्वल कर दिए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है कि जो एफ आई लाइन है वो पैरेलल है जी जे के, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो लाइन है ना ए बी और सी डी ये भी आपस में क्या होंगी, ये पैरेलल प्रूफ करनी है। ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन में गलत मत करना, उल्टा लिखाते हैं इसमें बच्चे। क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वो आपस में पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल गिवन है, ए बी और सी डी को पैरेलल हमने प्रूफ करना है। प्रूव दैट द लाइंस ए बी एंड सी डी दीज लाइंस आर पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस समझने की बात होती है कि आपको क्वेश्चन क्लियर समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी बाइसेक्टर आता है समझ जाना कि कहीं ना कहीं हाफ की बात ज़रूर रखी जाएगी। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इस एंगल को 1 बोल देता हूँ, जो ऊपर वाला एंगल है इसको बोल देता हूँ 2। ठीक है, जब भी लाइन पैरेलल होती है, जैसे ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई थी, मैं आपको बना देता हूँ, ये देखो एफ आई और जी जे ये हमें पैरेलल गिवन है, ये ऐसे इसको ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसफर ई एच जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 जो मैंने शो करे हैं, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, क्यों कहलाएंगे, क्योंकि एफ आई और जी एच तो पैरेलल गिवन है, इस वजह से 1 और 2 पैरेलल होने की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे और ये इक्वल भी होंगे। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ
कि जो एंगल 1 है वो हाफ है किसके, आप खुद बताइए। एंगल 1 जो है, जब हमने ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया तो 1 एंगल इज़ हाफ ऑफ EFB होगा या नहीं होगा बताइए। EFB क्यों होगा, क्योंकि FI ने बाइसेक्ट करा है। FI इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFB, ठीक है। EFB का बाइसेक्टर है तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज़ हाफ ऑफ EFB। अब बताइए एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। एंगल 2 की जगह मैं यही लिखूँगा ना कि हाफ ऑफ FGD। इस पूरे का हाफ कर दोगे तो एंगल 2 आ जाएगा, FGD। दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। यहाँ पर रीज़न क्या आना चाहिए बताइए। GJ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGD। FGD का बाइसेक्टर है तो 2 एंगल इज़ हाफ ऑफ FGD। बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया था, सिंस FI पैरेलल टू GJ, FI और GJ पैरेलल हैं, सो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 and 2 आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 इक्वल टू 2 है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। रीज़न हम ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे। अब 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं और 2 की जगह ये लिख सकते हैं। तो 1 की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल EFB और 2 की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल FGD। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा आंसर आ गया उसी से हमारा प्रूव हो जाएगा। इसके आगे मैं यहाँ इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ से, EFB इक्वल टू एंगल FGD। यही तो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि अगर आपने EFB को FGD के इक्वल कर दिया तो हम लिखेंगे सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाए हैं आपने AB और CD के लिए बनाए हैं। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपने प्रूव कर दिए हैं ये कौन से हैं, AB और CD के लिए। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन्स AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया हमारा प्रूव, ठीक है। यही तो हमने प्रूफ करना था कि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एक बार आप फिर से सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ये वाला एंगल 1 हाफ कहलाएगा EFB का, सिंपल सी बात है। एंगल 1 इज़ हाफ ऑफ EFB। सिमिलरली एंगल 2 इज़ हाफ ऑफ FGD। क्लियर। इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 मान लिया। ये हाफ क्यों लिखे, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन था। बाइसेक्टर वर्ड से ही समझ जाना हाफ हो जाता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था FI और GJ आपस में पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो 1 इक्वल टू 2 माना जाएगा। अब 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ EFB, 2 की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ FGD। हाफ से हाफ कैंसिल, जो बच गया ये बच गया, मैंने इधर लिख लिया। अब जो बचा है उसको आप एक बार ढंग से देखिए। EFB ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल अगर इक्वल हो गया दैट मीन्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बैठते हैं AB और CD के लिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी AB एंड CD। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है। गिवन ये भी है कि PQ पैरेलल टू ST एंड PQR 110 है एंड RST 130 डिग्री है। आपको बताना है एंगल QRS। यहाँ पर देखिए ये है एंगल QRS। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से भी करके देखना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो भी हमने पढ़ा है, जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ऑल्टरनेट कहाँ पर होगा अभी बताता हूँ। ऑल्टरनेट कहाँ पर होगा, ऑल्टरनेट कहाँ पर होगा, फॉर एग्जांपल इंटीरियर लिखते हैं, चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पर होगा। ये कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं सामने वाली, ठीक है ना। ये सभी बातें एप्लीकेबल तब होती हैं जब दो लाइंस हो पैरेलल और बीच में उनके ट्रांसवर्सल आ रहा हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल आ रहा है बीच में जो इनको कट कर रहा है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, बीच में ट्रांसवर्सल आ रहा है जो इनको कट कर रहा है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में इस बात को देखते हैं। बच्चों का कहना ये होता है कि हमें ये नहीं पता लगता कि कंस्ट्रक्शन इसमें क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि एग्ज़ाम में इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है इस क्वेश्चन में। देखिए, इसको करने के लिए मैं ध्यान से और ऑब्जर्व करूँ, फिगर जो गिवन है उसमें एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। ये दोनों लाइन में कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है बीच में। देखो, अगर इस वाली ट्रांसवर्सल की बात करें तो वो इस लाइन को तो कट कर रही है, वो इस लाइन को कट नहीं कर रही है। तो या तो आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो, ये एक तरीका है कि आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो। अब देखो, ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल हैं और ये इसको कट कर रही है, तो यहाँ पर एंगल हम कर सकते हैं इस तरीके से को इंटीरियर की हेल्प से। क्लियर? एक मेथड ये है। अब जो आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन है मैं उससे बता देता हूँ। ये भी बहुत एक अच्छा मेथड है, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ जो आपकी बुक में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी जो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू ऑलरेडी पैरेलल है एस टी के, क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हो आप। दैट मीन्स ये और ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जो मैंने कंस्ट्रक्शन करी है मुझे लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू विच इज़ पैरेलल टू किसके पैरेलल ड्रॉ करी थी हमने, पी क्यू के, सॉरी, ड्रॉ ए लाइन ए बी लिखेंगे। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ए बी, पी क्यू थोड़ी करी है हमने ड्रॉ करी है ए बी लाइन। ए बी लाइन ड्रॉ करी है विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू। अब क्वेश्चन में गिवन था कि पी क्यू पैरेलल टू, यहाँ पर लिख देना, बट पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के। तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड ए बी। दैट मीन्स सभी पैरेलल हो गई, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल मानी जाएंगी। अब क्लियर हो गया यहाँ तक? ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से हमें दोनों लाइन जो है सामने पैरेलल मिल गई, को इंटीरियर एंगल यहाँ पर बनेंगे और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंगल नंबर 1, इसको लिख देते हैं एंगल 2 और इसको लिख देते हैं एंगल 3। नहीं तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ए आर क्यू, क्यू आर एस, एस आर बी। ये इसके ओरिजिनल नेम्स हैं, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लेट करने के लिए 1 2 3 मान लिया। क्लियर है? चलिए, अब मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो एंगल है 130 और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा बताइए। एंगल 3 और एंगल 130 जो दिया हुआ है, इनका सम होगा 180 डिग्री। ये कैसे लिखा मैंने, बताइए। ये मैंने 180 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल से, हमने क्या लिखा है इसको, को इंटीरियर एंगल से हमने इन दोनों का सम 180 लिख दिया। ये हम मेंशन कर चुके हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर को इंटीरियर बनेंगे। तो देखिए, एंगल 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 130, कितना आ गया एंगल 3, 50 डिग्री आ गया या नहीं आ गया। जैसे एंगल 3 हमने को इंटीरियर से निकाला है, ऐसे ही यहाँ पर हम एंगल 1 निकाल लेंगे। यही सेम बात, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल। अगर रीज़न जानना है तो रीज़न मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन पैरेलल है तो ये को इंटीरियर से कितना माना जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया, 180 माइनस 110 करके आएगा 70 डिग्री। ठीक है, देखिए मेथड इसके बहुत सारे हैं। अगर आपको लगे कि इसका एक और मेथड भी है कि ये इसके ऑल्टरनेट से कर लूँगा, आप बहुत तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्शन यहाँ भी हो सकती है एक तरीका, कंस्ट्रक्शन यहाँ से करी है दूसरा तरीका, इसको हम दूसरे तरीके से यहाँ से ऑल्टरनेट करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे को सिंपल लगता है, तो मेरे को लगता है कि आपको ऐसे करना चाहिए। ये आ गया को इंटीरियर से, सिंपल 130 है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। क्लियर हो गया। ये 110 है तो ये कितना आ गया, 70, क्योंकि मिला के 180 होना था, यहाँ पे को इंटीरियर लग गया तो ये 70 आ गया। अब बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल 1 + 2 + 3, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है,
ARB इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन है तो एंगल का सम कितना होना चाहिए था 180। अब यहाँ पर जो आपने वैल्यूज़ फाइंड करी हैं उनकी रखिए वैल्यू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। वन एंगल कितना आया था 70 डिग्री, टू एंगल को क्या बोलते हैं QRS, और एंगल 3 है 50 डिग्री। यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा देखिए, 70 + 50 आ गया 120 प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो QRS कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। मैंने किया क्या है, 130 से पहले मैंने को इंटीरियर लगा के ये एंगल 3 निकाला, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 50 डिग्री। मिला के देखो 180 आ रहा है ना, आ रहा है। 110 है तो यहाँ 70 आएगा, देख लीजिए, क्योंकि मिला के 180 लाना था। ये हो गया, दोनों एंगल आ गए। अब तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। QRS यहाँ से आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।